निर्मला के छोटे से घर में निर्मला के साथ उसकी 5 बहू दिव्या, काव्या, माया, कोमल और प्रिया रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन निर्मला अपनी 4 बहू के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी दिया अचानक से बोलती है, काव्या, तू ना बिल्कुल सही बोल रही है। हम पांचों बहुओं में से सबसे ज्यादा टाइम है कि माया ही लगाती है। ना जाने बाथरूम के अंदर करती क्या है ये। मुझे तो डर लगता है कहीं ये बाथरूम में जाके सो तो नहीं जाती। दिया दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी कभी कभी यही लगता है। तभी तो सबसे ज्यादा टाइम माया को ही लगता है। वही तो, लेकिन उस पागल लड़की को कौन समझाए कि सबसे ज्यादा टाइम वही लगाती है और उसकी वजह से ना हम सबका टाइम कितना वेस्ट होता है। एक तो उनको सबसे ज्यादा टाइम भी लगाना है और सबसे पहले बाथरूम में भी उसी को जाना होता है। ये सब माया की काया है दीदी, और माया की काया कोई नहीं जान सकता। दिया और काव्या माया का मजाक बना ही रही होती हैं कि तभी अचानक से माया वहां आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। आप दोनों मुझसे बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ही बुराइयां करती रहोगी। आप दोनों के पास कोई और काम तो है नहीं, इसीलिए आप दोनों पूरा दिन सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए मेरी ही बुराई करती रहती हो। अरे भले हमें क्या पड़ी है तेरी बुराई करने की, हम तो वही बोल रहे हैं जो सच है। अगर यकीन नहीं आता तो कोमल और प्रिया से भी पूछ सकती है। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। और रही बाथरूम जाने की बात, तो घर में सबसे पहले बाथरूम मैं इसीलिए जाती हूँ क्योंकि घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, और जो सबसे पहले उठता है बाथरूम में भी तो वही सबसे पहले जाएगा ना। निर्मला के घर में 5 बहू और एक बाथरूम था। बस यही वजह थी कि हमेशा उसकी 5 बहुओं में बाथरूम को लेकर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। पांचों लाइन से तो बाथरूम जाती ही थी, पर उससे पहले लड़ाई भी क्या करती थी। आज भी कुछ यही हो रहा था। तीनों बहू की आवाज सुनकर अब निर्मला अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी बहुओं से बोलती है, अरे बहू, तुम तीनों फिर से लड़ाई करने लगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बाथरूम के लिए। माँ जी, घर में सिर्फ एक बाथरूम है, इसी बात की तो लड़ाई होती है। अच्छा ठीक है, अब आगे और कुछ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम पांचों क्या बोलना चाहती हो। मैं तुम पांचों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो सुबह सुबह की लड़ाई है ना, उसे खत्म कर दिया करो तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और जाकर घर का थोड़ा काम कर लो, वहाँ भी ध्यान दे दो थोड़ा। इतना बोलकर निर्मला फिर से अपने कमरे में चली जाती है। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है और अगली सुबह दिया घर में सबसे पहले उठती है। अरे अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, इसका मतलब आज घर में सबसे पहले मैं उठी हूँ। घर में तो रूल है कि जो सबसे पहले उठेगा वो सबसे पहले बाथरूम में जाएगा, और आज मैं उठी हूँ, मैं जाती हूँ बाथरूम में और उस माया की बच्ची को बताऊंगी कि वो कैसे 1 घंटे तक बाथरूम में रहती है। जैसे वो रहती थी, आज मैं भी ऐसे ही रहूंगी। इतना बोलकर खुशी खुशी दिया बाथरूम में चली जाती है। दिया के जाते ही माया की आंखें खुलती है और वो दिया को बाथरूम में जाता देख बाथरूम के बाहर खड़ी होकर खुद से कहने लगती है, ओह शिट, आन मुझसे पहले दीदी कैसे उठ गई? आज वो पहले बाथरूम में चली गई। पता नहीं अब कितना टाइम लगाएगी बाथरूम में। इतना बोलकर माया बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद बाकी की तीनों बहू भी उठकर लाइन में खड़ी होने लगती है और 5 से 5:30 बज जाते हैं, पर अब तक दिया बाथरूम से बाहर नहीं आती। जिसके बाद माया बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए दिया से कहती है, अरे दीदी, आपको बाथरूम इतना पसंद आ गया कि बाथरूम से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। दीदी, वैसे तो तुम माया को कहती थी कि वो 2 घंटे तो बाथरूम में रहती है, और आज तुम खुद आधे घंटे से बाथरूम में हो। भूल गई क्या लाइन में तुम्हारी 4 देवरानियां और खड़ी हैं? दिया दीदी, थोड़ा जल्दी निकलो। आप जानते हो ना कि मैं सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करती हूँ, और जब तक मैं नहीं नहाऊंगी तो भला मैं भगवान की आराधना कैसे कर पाऊंगी? दीदी मुझ पर भी दया करो। आप जानती हो ना कि मुझे सुबह का नाश्ता बनाना होता है और माँ जी तो मुझे बिना नहाए किचन में जाने ही नहीं देंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आज का नाश्ता लेट हो जाए। इस तरह से चारों बहू अपनी बारी का आने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद दिया के बाहर निकलते ही माया तुरंत बाथरूम में घुस जाती है और माया के बाहर निकलते ही काव्या। इस तरह से आज कोमल और प्रिया का नंबर सबसे आखिरी में आता है, जिस वजह से कोमल अपनी सुबह की पूजा और प्रिया समय पर नाश्ता नहीं बना पाती, जिस पर निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कोमल बहू, प्रिया बहू, मैंने तुम दोनों को इस घर में सिर्फ एक काम दिया था, लेकिन तुम दोनों से वो काम भी ठीक से नहीं हुआ। आखिर करती क्या हो तुम दोनों?
माँ जी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 बहू और एक बाथरूम है। भला कैसे चलेगा? अरे बस बहू, मेरे सामने बहानेबाजी तो बिल्कुल मत करो। तुम सिर्फ 5 बहू और एक बाथरूम है। हमारे समय में 10 बहू हुआ करती थी और एक भी बाथरूम नहीं होता था। फिर भी हम 10 की 10 बहुएं अपने काम को समय पे कर लिया करती थी। इस तरह से निर्मला अपनी 5 बहुओं को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। ये बात निर्मला के 5 ही बहुओं को बहुत बुरी लगती है, जिसके बाद 5 बहू इकट्ठी होकर अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है। मुझे माफ कर देना कोमल प्रिया, मेरी वजह से आज तुम सबको डांट खानी पड़ी। मैंने जानबूझ के बाथरूम में ज्यादा समय लिया, सिर्फ और सिर्फ माया को सबक सिखाने के लिए। पर मुझे क्या पता था कि असली सबक हमें माँ जी को सिखाना पड़ेगा। दिया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब समय आ गया है, हम 5 को एक हाथ नहीं बल्कि मुट्ठी बनना होगा। कल हम 5 बहू अपना पूरा पूरा समय लेंगे बाथरूम में और माँ जी को बाथरूम के बाहर खड़ा करेंगे। जब माँ जी एक दिन बाथरूम के बाहर खड़ी रहेंगी और भूखी रहेंगी ना, तब उन्हें पता चलेगा। निर्मला की एक आदत थी, वह सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धोकर खाना खाती थी। पर क्योंकि अब 5 बहुओं ने फैसला ले लिया था कि वे लाइन के बीच में अपनी सास को बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करने देंगी, इसलिए अगली सुबह निर्मला सुबह उठते ही है तो उसकी कोई भी बहू उसे बाथरूम में जाने की परमिशन नहीं देती और खुद अपना पूरा पूरा समय लेती है, जिस वजह से निर्मला सबसे लास्ट में बाथरूम जाती है और खाना लेट खाने की वजह से उसके एक दिन की दवाई भी लेट हो जाती है। तुम 5 बहुओं की वजह से आज मेरी दवाई रह गई। मैं समय पर अपनी दवाई नहीं खा पाई। तुम 5 तो यही चाहती हो कि तुम्हारी सास मर जाए, तभी तो तुम 5 में से किसी ने भी मुझे बाथरूम में नहीं जाने दिया और तुम 5 की वजह से आज सबसे आखिरी में मुझे बाथरूम जाना पड़ा। अरे माँ जी शुभ शुभ बोलिए, भला हम क्यों चाहेंगे कि हमारी इकलौती सास मर जाए। माँ जी हमने तो ये सब कुछ इजीली किया ताकि आपको समझ में आ सके कि हम 5 बहू और एक बाथरूम, भला हम 5 कैसे एडजस्ट करेंगे। शायद माँ जी अब आपको समझ आ गया होगा कि हम 5 बहुएं अक्सर अपने कामों को समय पर क्यों नहीं कर पाती थी। माँ जी अब आपको इस घर का रूल बदलना होगा, या तो फिर इस घर में एक और बाथरूम की जगह आपको 5 बाथरूम बनवाने होंगे, नहीं तो जैसा आज हुआ ना वैसा ही हमेशा होता रहेगा। अब निर्मला अपनी 5 बहुओं की तकलीफ और उनकी बातों को समझ जाती है, जिसके बाद निर्मला तुरंत घर में 3 और नए बाथरूम बनवाती है। अब घर में 5 बहुओं पर 4 बाथरूम थे, जिस वजह से 5 ही बहू एडजस्ट कर लेती हैं और फिर कभी भी निर्मला को किसी भी तरह की कोई लड़ाई देखने को नहीं मिलती और ना ही शिकायत। पिंकी 7 महीने की गर्भवती थी। वो अपने घर में रमेश के साथ बहुत खुश थी। रमेश भी पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे ही एक दिन रमेश अपने हाथों से पिंकी को खाना खिला रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी माँ करुणा आ जाती है। पिंकी तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम गर्भवती हो, अपना ख्याल रखा करो। बेटा तूने शादी कर ली और बहू प्रेग्नेंट है और ये बात तूने मुझे बताया भी नहीं। माँ करुणा की आवाज सुनकर रमेश और पिंकी के होश उड़ जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी रमेश और पिंकी को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि रमेश नहीं चाहता था कि पिंकी की सच्चाई करुणा को पता चले। आखिर पिंकी का ऐसा कौन सा सच था जो रमेश करुणा से छुपाना चाहता था। वो माँ आप गांव में थी और सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सका। बेटा बहू को देखकर लग रहा है कि वो 6-7 महीने की गर्भवती है और अभी उसे यहाँ आए हुए 3 महीने हुए हैं, तब तो बहू मुझे नहीं दिखी। वो माँ जी जब मैं यहाँ आई थी तब मैं अपने मायके में थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और रमेश जी को डर था कि कहीं आप हमारे रिश्ते को नहीं अपनाई, तो बस इसीलिए मैंने और रमेश जी ने सोचा कि जब बच्चा हो जाएगा तब हम आपको सच्चाई बता दें, ताकि आप हमें और हमारे रिश्ते को अपना सके। नालायक कहीं का, तू अपनी माँ को इतना बुरा समझता है। खैर ये सब छोड़ और मुझे तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों ने शादी कब की और मुझे बताया क्यों नहीं। आखिर तुम दोनों ने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। माँ हमने कुछ छुपाया नहीं, हमें छुपाना पड़ा। दरअसल हमें गलतफहमी के चलते एक दूसरे से हमने शादी कर ली और पिंकी ने जैसा बताया कि हमें लगा कि आप हमारे इस रिश्ते को नहीं अपनाओगी, इसलिए हमने आपको इतनी बड़ी सच्चाई नहीं बताई।
हमें माफ कर दीजिए माँ जी। अरे पागल, जिसकी बहू इतनी सुंदर और सुशील होगी वो सास उस बहू को क्यों नहीं अपनाएगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुझ जैसी नालायक को पिंकी जैसी बीवी मिल गई, और मैं इतनी सुंदर और प्यारी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। जल्दी ही मुझे खुशखबरी मिलने वाली है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। इस तरह से करुणा अपनी लाडली बहू पिंकी की सेवा करने लगती है। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन करुणा सुबह जल्दी उठ जाती है और वो देखती है कि उसका बेटा रमेश कमरे के बाहर हॉल में सोफे पर अकेला सो रहा है। ये देखकर करुणा को बहुत अजीब लगता है और वो रमेश को उठाते हुए उससे बोलती है, रमेश बेटा, तू यहाँ बाहर सोफे पे क्यों सो रहा है, कमरे में क्यों नहीं सोया? माँ आप तो जानती है ना कि मेरे कमरे का बेड कितना छोटा है और पिंकी को उस छोटे से बेड पर सोने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहाँ सोने आ गया। रमेश बेटा, तेरे पास पैसों की कमी है? नहीं माँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं ना, तो फिर एक बड़ा बेड ले लेना, दिक्कत क्या है? और अगर किसी को पता चला कि मियाँ बीबी अलग सो रहे हैं तो क्या सोचेंगे वो लोग? ठीक है माँ। करुणा की जिद करने पर रमेश एक नया बेड ले आता है और अपने कमरे में सोने लगता है। समय यूं ही बीतता जाता है और करुणा अपनी लाडली बहू पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पिंकी बहू, रमेश बिल्कुल सही कहता है कि तू अपना जरा भी ध्यान नहीं रखती। अरे तुझे समय से दवाइयाँ, खाना, फ्रूट्स, ये सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन तू है कि हर समय काम में लगी रहती है। पर माँ जी मैंने खाना खा लिया, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सुबह दवाई भी समय पर ले ली थी। अच्छा चल ठीक है कि मान लेती हूँ कि तूने समय से खाना खा लिया, दवाई भी ले ली। अब मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स और ये जूस पी ले। इस तरह से करुणा पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और पिंकी का लगाव भी करुणा से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते पिंकी का 9वां महीना शुरू हो जाता है। समय के साथ करुणा का बढ़ता प्यार देखकर पिंकी फैसला ले लेती है कि वो अब करुणा को और धोखा नहीं देगी। और रात को जब रमेश घर आता है तो पिंकी रमेश से बोलती है, रमेश जी, आपकी माँ बहुत अच्छी है और मैं माँ जी को धोखे में नहीं रख सकती। हमें माँ जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि मैं उनकी बहू नहीं हूँ, बल्कि मेरी शादी तो किसी से भी नहीं हुई। मैं तो एक बिन ब्याही माँ हूँ और उस दिन तो मैं मरने जा रही थी, पर आपने सही समय पर आकर मेरी जान बचाई और मुझे इस घर में रहने की जगह दी। पिंकी बस 1 महीने की और बात है, तुम्हारी डिलीवरी होने के बाद हम माँ को सारी सच्चाई बता देंगे। रमेश और पिंकी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ये सारी बातें करुणा सुन लेती है और सारा सच जानने के बाद करुणा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और करुणा अपने बहू बेटों से बोलती है, इसका मतलब कि पिंकी मेरी बहू नहीं है और ना ही इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरे घर का वारिस है। तुम दोनों ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे, क्यों धोखा दिया मुझे? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर उस दिन आप अचानक से आ गए और रमेश जी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी हालत में दर दर की ठोकरें खाऊं, इसीलिए उन्हें आपसे झूठ बोलना पड़ा। उस समय मैं भी कुछ पल के लिए स्वार्थी हो गई थी। मैंने भी अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। रमेश बेटा, पिंकी तो पराई है, वो मुझे नहीं जानती, लेकिन तू तो अपनी माँ को जानता है ना कि मैं कैसी हूँ। क्या तुझे अपनी माँ पे इतना भी भरोसा नहीं था कि मैं तेरी ये सच्चाई जानने के बाद पिंकी को अपनाऊंगी या नहीं, वो भी ऐसी हालत में? अरे नालायक, तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी माँ ऐसा कोई फैसला ले सकती है? मुझे माफ कर दो माँ, मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। और पिंकी बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर तू मेरी बहू नहीं है तो, लेकिन अब मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या तू मेरे घर की बहू बनना चाहेगी और मेरे इस नालायक बेटे से शादी करना चाहेगी? माँ जी, आप मुझ जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं, बिना मेरी पूरी सच्चाई जाने? हाँ पिंकी बेटा, क्योंकि मैं कुछ महीनों में जान गई हूँ कि तू कितनी अच्छी लड़की है। मुझे मालूम है कि तेरे साथ जरूर कुछ न कुछ बड़ा धोखा हुआ है, तभी तो तू उस दिन ऐसी हालत में खुदकुशी करने गई थी। वो तो शुक्र था भगवान का कि सही समय पर मेरा नालायक बेटा आ गया और उसने तुझे बचा लिया। माँ जी, जब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ, तब मेरे घर वालों ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मारने तक की कोशिश की और जब मैं नहीं मरी तो उन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। फिर रमेश जी ने मुझे सहारा दिया और आपने मुझे प्यार और सम्मान। आप लोगों का ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। बेटा, अगर तुझे एहसान चुकाना है ना तो तू मेरे घर की बहू बन जा, क्योंकि मेरे को अपने बेटे के लिए तेरी जैसी अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिल सकती।
इस तरह से करुणा पिंकी की सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसे अपने घर की बहू अपना लेती है। बहुत जल्द पिंकी एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है जिसे रमेश अपना नाम देता है और इस तरह से ये लोग अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। बिरजू और उसकी बीवी शांति वो दोनों बहुत गरीब थे, इतने ज्यादा गरीब कि अगर एक दिन वो मजदूरी ना करे तो उनके घर का चूल्हा भी ना जले। और शांति की और बिरजू की एक बेटी नेहा भी थी जो कि काफी समझदार थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो लोग बहुत गरीब हैं और उसके माता पिता बाकियों के बच्चे के माता पिता की तरह उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक दिन शांति नेहा को स्कूल लेकर जा रही होती है। तभी नेहा की नजर एक दुकान पर पड़ती है और वो उस दुकान को देखने लगती है जिस पर शांति नेहा से बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ। तुम्हें भी चीज लेना है बाकी बच्चों की तरह? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। और वैसे भी टीचर बोलती है बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, बाहर की चीजें खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा जी, और क्या क्या सिखाती हैं तुम्हें तुम्हारी टीचर? यही कि अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और कमजोर इंसान की मदद करनी चाहिए। इस तरह से नेहा अपनी माँ से बात करते हुए अपने स्कूल पहुँच जाती है और शांति नेहा को स्कूल छोड़कर घर आ जाती है और अपने पति बिरजू से बोलती है, अजी हमारी नेहा कितनी समझदार है, वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगती और एक हम लोग हैं, ना जाने हम कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर क्यों शांति? वो इसलिए क्योंकि आज मैं जब नेहा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो एक दुकान पर काफी भीड़ जमा थी। सभी बच्चों के माता पिता उन्हें कुछ न कुछ दिला रहे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं नेहा को कुछ दिला सकूं। और नेहा का भी बहुत मन था कुछ खरीदने का, और जब मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ चाहिए तो उसने साफ मना कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? मैं सब समझ रहा हूँ शांति, इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों हर रोज जो कमाते हैं उसमें से 10 रुपए नेहा के नाम से एक गुल्लक में डालें और जिस दिन नेहा का बर्थडे होगा उस दिन हम उस गुल्लक में जमा हुए पैसों से हमारी नेहा के लिए कुछ अच्छा खरीदेंगे, कुछ ऐसा जिसे देखकर नेहा बहुत खुश होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से कुछ देर बाद शांति और बिरजू अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं और मजदूरी करने लगते हैं। पूरे दिन की मजदूरी करने के बाद शाम को उन दोनों की मजदूरी मिलती है और वो दोनों थोड़ा सा राशन लेकर घर आ जाते हैं और अपनी मजदूरी में से 10-10 रुपए नेहा के नाम से एक मिट्टी के गुल्लक में डाल देते हैं। ये देख नेहा अपने माता पिता से बोलती है, पिताजी आप ये गुल्लक किसके लिए लाए हैं? हम ये गुल्लक तुम्हारे लिए लाए हैं और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अब से हम दोनों हर रोज इसमें तुम्हारे नाम से 10-10 रुपए डालेंगे। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शांति आज नेहा के मनपसंद पूरी और आलू की सब्जी बनाती है। अपना मनपसंद खाना देखने के बाद नेहा बहुत खुश होती है और शांति नेहा से बोलती है, कैसा लगा बेटा आज का खाना? आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। माँ जी बहुत अच्छा है, आज बहुत दिनों बाद तुमने मेरे पसंद का खाना बनाया है। पर मेरे लिए आज इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि हमारी बेटी बहुत समझदार है और आज तेरी माँ ने और मैंने ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए हम दोनों को आज मजदूरी भी थोड़ी ज्यादा मिली थी। बस इसलिए हमने सोचा कि आज हम तेरे मन पसंद का खाना बनाएं और तुझे खिलाएं। तेरी माँ और मैं सोच रहे थे कि अब से हम थोड़ी ज्यादा मजदूरी करें, इसलिए बेटा अब से हम थोड़ा लेट घर आया करेंगे। तू हमारा इंतजार करना, ठीक है? इस तरह से वो तीनों एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं और हमेशा की तरह शांति नेहा को स्कूल छोड़कर अपने काम के लिए अपने पति बिरजू के साथ निकल जाती है। लेकिन आज स्कूल से जब नेहा अपने घर वापस आ रही होती है तो वह अपने स्कूल के बाहर एक पेड़ के नीचे एक घायल व्यक्ति को देखती है। उस घायल व्यक्ति को देख नेहा को उस पर दया आ जाती है और वो भागते हुए उस घायल व्यक्ति के पास जाती है और उससे बोलती है, अंकल आपको तो बहुत चोट लगी है, पर आपको इतनी चोट कैसे लगी? आपका कोई अपना नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी। बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ।
आज मैं दवाई लेकर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी और उसी से मेरी ये हालत हो गई। मैं यहाँ बैठकर कब से मदद की गुहार कर रहा हूँ, परंतु कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? हाँ अंकल, मेरे पास पानी है, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। आप पानी पीकर मेरे साथ चले, मेरे घर चलिए, मैं आपको वहाँ पर आपकी चोट पर मरहम लगा दूंगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किस तरह से जड़ी बूटियों को पीसकर चोट वाली जगह पर मरहम लगाते हैं, इससे चोट ठीक की जा सकती है। इतना बोलकर नेहा उस व्यक्ति को पानी की बोतल देती है और पानी पिलाकर उसे अपने घर ले जाती है। साथ ही वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियां भी तोड़ लेती है और उन्हें पीसकर उसकी चोट पर लगा देती है, जिससे उस आदमी को काफी आराम मिलता है। नेहा की अच्छाई देखकर कुछ देर बाद वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक जादूगर के भेष में नेहा के सामने आ जाता है। उस व्यक्ति को देख नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उस व्यक्ति से नेहा बोलती है, आपको तो कितनी चोट लगी हुई थी, पर मेरे मलहम लगाते ही आप तो एक जादूगर बन गए। हाँ नेहा बेटा, क्योंकि मैं एक जादूगर ही हूँ। मैं तो बस ये देख रहा था कि ऐसा कोई इंसान इस धरती पर अब बचा है या नहीं, जो कि ऐसे लोगों की मदद करता हो जो घायल हो। परंतु धरती पर अब भी तुम जैसे अच्छे लोग रहते हैं। मैं तुम्हारी इस दया भावना से काफी प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारे घर की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा जादुई फ्रिज देता हूँ। इस फ्रिज को जब तुम नीचे रखोगी तो ये फ्रिज अपने असली आकार में आ जाएगा और इस फ्रिज को खोलकर तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इतना बोलकर जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और नेहा के हाथों में एक छोटा सा फ्रिज दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद नेहा खुद से बोलती है, जादूगर ने कहा था कि ये छोटा सा फ्रिज एक जादुई फ्रिज है। यदि मैं इसे नीचे रखूंगी तो ये अपने असली आकार में आ जाएगा। एक काम करती हूँ, इस फ्रिज का जादू आजमा कर देखती हूँ। इतना बोलकर नेहा उस जादुई फ्रिज को नीचे रख देती है और जैसे ही वो उस छोटे से जादुई फ्रिज को नीचे रखती है वह अपने असली आकार में आ जाता है। वो फ्रिज काफी सुंदर होता है और नेहा जब उस फ्रिज को खोलती है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। जिसके बाद नेहा उस फ्रिज से बोलती है, मुझे मेरी मनपसंद आलू की कचौरी खानी है। नेहा के इतना बोलते ही जादुई फ्रिज के अंदर से आलू की कचौड़ी प्रकट हो जाती है। ये देख नेहा को बहुत खुशी होती है और वो उस फ्रिज में से आलू की कचौड़ी निकालकर मजे से खाने लगती है। अरे ये तो सच में एक जादुई फ्रिज है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इतना बोलकर नेहा खुद को चिंगोटी काटती है और फिर खुद से बोलती है, अरे ये क्या, ये सब कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। अरे अब तो मैं इस जादुई फ्रिज से कुछ भी मांग कर खा सकती हूँ। अब बस जल्दी से माँ और पिताजी घर आ जाए, फिर मैं उन्हें इस जादुई फ्रिज के बारे में बताऊंगी। अब नेहा अपने माता पिता के घर आने का इंतजार करने लगती है। शाम को उसके माता पिता घर आते हैं और नेहा सारी बात अपने माता पिता को बताती है। जिसके बाद नेहा के माता पिता को नेहा पर गर्व होता है और वो लोग जादुई फ्रिज के होने की वजह से एक छोटा सा हलवाई का दुकान खोल लेते हैं और दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को उनके मनपसंद का खाना और मिठाइयाँ उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो लोग अमीर होने लगते हैं और उनका छोटा सा घर एक बड़े से घर में तब्दील हो जाता है और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।